आज केमिस्ट्री की कक्षा होगी, बायोलॉजी का फैट प्रोटीन विटामिन्स की कक्षा होगी और करेंट और मिसलेनियस की भी कक्षा होगी। सभी कक्षा अपने अपने आलोक में, समय की अवधि के आलोक में संपन्न किए जाएंगे। हम लोग इसी कड़ी में केमिस्ट्री मेटल हम लोग पढ़ चुके थे, बिल्कुल शुरू से पढ़े केमिस्ट्री क्या है। और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 भागों में आपकी केमिस्ट्री बटी हुई है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के सभी महत्वपूर्ण अध्याय या यूं कहिए कि संपूर्ण अध्याय को देखे हैं। आधा एक अध्याय शेष बचा है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है या बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, वो सब छोटे छोटे हैं, 15-20 मिनट वाले अध्याय हैं, जिसको हम लोग समाप्ति के पहले देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग इनऑर्गेनिक की शुरुआत किए, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है केमिस्ट्री का। मेटल की चर्चा की है, सोडियम पोटासियम से लेकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, कोई भी ऐसा मेटल्स नहीं थे जिसकी जानकारी आपको नहीं दी गई। इसी क्रम में हम लोग नन मेटल, आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट डे ही मैंने कहा था कि नन मेटल वैसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, जिसमें मेलेबिलिटी के गुण नहीं होते हैं, इलास्टिसिटी के गुण नहीं होते हैं, टेंसाइल की प्रकृति नहीं होती है, ये लस्टर नहीं होता है, चमक नहीं होती है। ये सारे जिसमें पाए जाएंगे वो नन मेटल होगा। जो पाए जाएंगे, ये सारे गुण पाए जाएंगे, वो मेटल होगा। मेटल का एब्रिविएशन भी मैंने बताया था, एम से मेलेबिलिटी, ई से इलास्टिसिटी, टी से टेंसाइल, सारी बातें मैंने की थी। इसी क्रम में आज मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि धातु ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मेटल के ये सारे गुण नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की क्षमता होती है और ये ऑक्साइड के साथ मिश्रण करके एसिडिक बनाता है। ये सारे संदर्भ की जानकारी अभी आपको देंगे। पीरियोडिक टेबल में जो 118 एटॉमिक नंबर है, उसमें कुल 20 आपके नन मेटल है। उस 20 नन मेटल में कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, नाइट्रोजन है, थोड़ा सा ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो इन सबको हम लोग देखने का आज पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो आगाज करते हैं हम लोग नन मेटल से ही। तो नन मेटल में शुरुआत करेंगे, लिखेंगे अधातु। अधातु कौन धातु? अधातु। अधातु, अधातु लिखेगा। अधातु मुलायम और भुरभुरी होती है, मुलायम और भुरभुरी होती है। भुरभुरी, मुलायम और भुरभुरी होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। विद्युत और उष्मा की कुचालक होती। कुचालक समझते हैं ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का गमन ना हो सके। विद्युत और उष्मा की कुचालक। अपवाद इसका क्या है? ग्रेफाइट लिख देंगे। अपवाद ग्रेफाइट। अपवाद, अपवाद ग्रेफाइट है। इसके अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। माने ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नन मेटल है जो विद्युत और उष्मा का सुचालक के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी नन मेटल हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो अम्लीय व्यवहार दिखाता है। जैसे धातु में भी मैंने लिखा था कि जितने धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो क्षारीय व्यवहार दिखाता है। ये कैसा व्यवहार दिखाएगा? एसिडिक। तो लिखेंगे सभी अधातु, सभी अधातु ऑक्सीजन के साथ, सभी अधातु ऑक्सीजन के साथ संजोग कर
सभी अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार दिखलाते हैं। ये सब गुण है जिसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर ये भी लिख दीजिए, अधातु में आघात सहन करने की क्षमता नहीं होती है। अधातु में आघात सहन करने की क्षमता नहीं होती है। आघात सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और नहीं तन्यता के गुण पाए जाते हैं, और नहीं तन्यता के गुण पाए जाते हैं, और नहीं तन्यता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं? कौन कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं? तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिख देंगे, अधातु में अब कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। अब लिख देंगे महत्वपूर्ण अधातु निम्नलिखित, या ऐसे लिखो, पीरियोडिक टेबल में 20 प्रकार के अधातु पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 20 प्रकार के अधातु पाए जाते हैं। पढ़े थे ना, 20 प्रकार के अधातु पाए जाते हैं। जैसे सभी अक्रिय गैस, पढ़ चुके हो। सभी अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन, सबके विषय में सारी बात हो चुकी है। सभी अक्रिय गैस। दूसरा, सभी हेलोजन के तत्व। सभी हेलोजन के तत्व क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सब पढ़ चुके हैं। और तब आइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अभी नहीं पूछ देना सर इत्यादि इत्यादि नॉन मेटल में आएगा कि मेटल में आएगा कि मेटोलाइड में आएगा, वहीं पर मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, बातें ऐसी पूछी करो जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसा हंसने की बात नहीं है। हम लोग के छात्र जीवन में ऐसा घटित हो चुका है कि केमिस्ट्री के ही सर थे, आर.के. चौधरी सर, बड़े विद्वान शिक्षक थे। पहले फ्लैप में पढ़ाया जाता था, चारों तरफ एक बीच में टेबल लगता था और चारों तरफ 8-10 कुर्सियां होती थी। फ्लैप के सिस्टम होते थे। हाँ, उस समय उस जमाने में तो एक लड़का ने, सर बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, एक लड़का ने कहा, लास्ट में जब कोई कक्षा खत्म होती है तो फ्लैप पे क्या करते थे सर? ऐसे ऐसे कर देते थे, ऐसे ऐसे कर देते थे। ठीक है, मतलब अब कक्षा खत्म हो गई। इसके बाद सर पूछते हैं कि अच्छा हाँ सब बुझलो कि नहीं बुझलो? अथवा उनका मुंह टेढ़ा था, पान खाते खाते टेढ़ा हो गया था। तो कहते हैं हाँ सब बुझलो कि नहीं बुझलो? तो विद्यार्थी कहते, सब कहा जी सर जी सर जी सर। कौन सर के सामने कौन कहेगा? सब बात थोड़ा कम भी बुझेगा, बाहर जाके बुझ ही जाएगा। लेकिन एक तो था बड़ा 64 टाइप का, 128, वो माथा ऐसे किया, अपना बाल थोड़ा सा, कहा कि सर
सब बात तो बुझ गेलो, ई जे अहाँ लास्ट में जो बॉन्डिंग बनेनो वो नहीं बुझलो, ठीक है। उसी पे उनका पारा चढ़ गया, ठीक है कि नहीं, कि उसको बॉन्डिंग नजर आ रहा था, उसको लगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं। केमिस्ट्री की कक्षा में ऐसे भी होता है ना, कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल श्रृंखला बनती है, डबल बनती है और ट्रिपल भी बनती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो होती है, 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब कोवैलेंट होता है। और तीसरा होता है, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। एक दिन बता देंगे, 10 मिनट की तो बात है। अभी मैंने कहा भी है आपसे कि रिएक्शन तो बता ही दिए थे, साथ में बॉन्डिंग और कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके विषय में भी आपको जानकारी देनी है तो दे ही देंगे। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हालांकि ये बात भी याद रखेंगे कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सब कैसा बॉन्डिंग बनाता है, कोवैलेंट बनाता है, ठीक है कि नहीं। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन के साथ जो मिक्सअप होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, जो साधारण नमक के सामान्य सूत्र हैं वो आपके आयनिक बंधन बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन सब की जानकारी आपको निकट भविष्य में दी जाएगी। फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा आप नहीं पूछ दीजिएगा कि श्रीमान सब बात तो बुझ गेलो, नहीं, वो जो इत्यादि इत्यादि लिख लो, ओकरा मेटल में रखब कि नॉन मेटल में रखब, ठीक है। तो उसी के बाद मेरा पारा क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए, समझ में आ गया। त्रिपुंडधारी महामहिम। चलिए हम लोग अब एक एक करके, चूंकि इनर्ट गैस पढ़ चुके हैं, हेलोजन के सारे गुण और प्रकृति से अवगत हो चुके हैं पूर्व की कक्षा में ही, और इसी क्रम में हम लोग आज कार्बन को देखेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, सल्फर को देखेंगे, फास्फोरस को देखेंगे। तो एक ही कक्षा में आपके सारे नॉन मेटल के भाग, हालांकि परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्बन ही होता है। और कार्बन में भी आप देखिएगा, क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक को लटिएगा तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं और एलोट्रॉप्स के जो 3 पार्ट्स हैं, एक है आपका कौन, एलोट्रॉप्स में सबसे पहला आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी अभी मैं देने जा रहा हूं। फिलहाल तो आप समझ में आ ही गई होगी कि एक एक करके हम लोग सबसे पहले कार्बन को देखेंगे। तो लिखेंगे कार्बन। कार्बन आप लोग की जानकारी में होगा कि कार्बन का आप लोग की जानकारी में होगा कि कार्बन का एकदम बेसिक पढ़ते हैं पहले, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एकदम ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका नॉन मेटल। और ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, 7, 6, 7, 8। फिलहाल हम लोग कार्बन को देख रहे हैं। कार्बन को हम लोग सी से, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सी, ठीक है। और इसके यौगिक सबसे अधिक पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिक सबसे अधिक क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कैटेनेशन के गुण पाए जाते हैं। कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखला बनाने के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं। चाहे वो मीथेन हो, कि इथेन हो, कि एसिटिलीन हो, कि इथिलीन हो, कि फॉर्मल्डिहाइड हो, कि एस्टल्डिहाइड हो, कि एसिटिक एसिड हो, कि फॉर्मिक एसिड हो, कोई भी क्लोरोफॉर्म हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, बेंजीन हो, फिनॉल हो, जितने भी आपके कंपाउंड है सब में कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन है। तो लिखिएगा कार्बन। कार्बन में सबसे अधिक यौगिक बनाने के गुण पाए जाते हैं, में सबसे अधिक यौगिक बनाने के गुण पाए जाते हैं।
यौगिक बनाने के गुण पाए जाते हैं। यौगिक बनाने के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि श्रृंखला बनाने के क्योंकि श्रृंखला बनाने के गुण अधिकतम है। श्रृंखला बनाने के गुण अधिकतम है। श्रृंखला बनाने की गुण अधिकतम है। नेक्स्ट, कार्बन के कई अपरूप होते हैं। कार्बन के कई अपरूप होते हैं, जिनमें हीरा ग्रेफाइट जिनमें हीरा ग्रेफाइट हीरा ग्रेफाइट या फ्लोरीन फ्लोरीन हीरा ग्रेफाइट या फुलरीन अति महत्वपूर्ण है। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट एवं फुलरीन अति महत्वपूर्ण है। फ्लोरीन नहीं, यह फ्लोरीन है जो एफ से डिनोट है, यह आपका हेलोजन है, यह फुलरीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह फुलरीन है, वो फ्लोरीन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, ये तीनों अपरूप हैं। अब आप कहिएगा कि सर अपरूप क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, जिसमें ये सबका एक ही स्ट्रक्चर होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। आपको ऐसे भी लग रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, डायमंड का अलग है भौतिक गुण, आपके ग्रेफाइट के अलग है भौतिक गुण, और फ्लोरीन के अलग है। तो तीनों का भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को अपरूपता कहते हैं। तो लिख देंगे वहां, अपरूपता में भौतिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। भौतिक गुण मतलब जो भौतिक पक्ष है, देख करके आप कह सकते हैं। यहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं मनुष्य के, सब में तो 2 आंखें हैं, 2 नाक है कहती जी, ठीक है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, यही ना है जी। सबका तो एक ही स्ट्रक्चर है। लिखेंगे क्या कि मनुष्य में 2 आंखें होती है, 1 नाक होती है, 2 मुंह होती है, 2 कान होती है, नहीं, मतलब ये सब लिखेंगे। लेकिन सबका भौतिक स्वरूप अलग अलग है कि नहीं। ये मुकेश कुमारी जी का अलग है भौतिक स्वरूप, नहीं। उनके बगल में जो त्रिपुंडधारी बैठे हैं उनका अलग है। उनके बगल में गिरजा, कल हम इससे बहुत खुश हैं कि इसने कल बायोलॉजी में अधिकतम प्रश्नों का सही जवाब दिया, ठीक है कि नहीं। तो तुम भी जवाब दे रहे थे, हमको तो नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मेरी दृष्टि थोड़ी सी कमजोर हो गई है, बुढ़ापा के लक्षण है, हमसे ज्यादा जवान है, ठीक है। अभी भी मैं 16 घंटा काम करता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जवानी का क्या मतलब होता है, कितना ऊर्जा उसके अंदर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन देखते हो ये 16 साल का है, थका हुआ है, और ऐसा लगता है कि अभी उसको यही तकिया उकिया ला के दे दे तो सो जाएगा। जाने हम टाइट रहो हमेशा, ठीक है कि नहीं। देखो इसको, अभी सोने की मुद्रा में ही है, नहीं, एकदम टाइट रहो। कितना बार कहते हैं अंदर से एकदम ऊर्जावान रहो। पानी ही पिए में तो क्या है सर, आपने अखरोट खाए हैं और सेव खाए हैं, हम लोग तो सुबह से पानी पी के हैं, ठीक है कि नहीं। अरे वाह, पानी पी के हो, कितना को तुम पानी पिला देगा, ठीक है कि नहीं। आगे चलो, नेक्स्ट, कहां थे हम लोग, अपरूपता पे थे। तो भौतिक गुण क्या होते हैं सबके, तो लिख देंगे ब्रैकेट में भौतिक गुण अलग अलग लिख लिए ना। आगे आइए, अब डायमंड के विषय में लिखिए। सबसे पहले डायमंड सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ है।
सबसे कठोर पदार्थ है। अच्छा, ये कौन बताएगा कि मैन मेड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैन मेड माने मानव के द्वारा बनाया, ये तो प्रकृति के द्वारा है, मानव के द्वारा बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग बुलेट प्रूफ में भी करते हैं। आजकल में आपका दुर्गा पूजा से पहले केमिस्ट्री का टेस्ट भी लेंगे, उसमें भी रहेगा ये क्वेश्चन। उसका नाम है, हाँ कौन बोलो, मैन मेड है, तो लिख देंगे नोट में। मानव निर्मित सबसे कठोर पदार्थ नॉर्वाइड है, नॉर्वाइड। मानव निर्मित सबसे कठोर पदार्थ नॉर्वाइड है, नॉर्वाइड है, NORVID। इसको हम लोग बोरोन कार्बाइड भी कहते हैं, इसे हम लोग बोरोन कार्बाइड भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोरोन कार्बाइड भी कहते हैं, या बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड या कार्बाइड, बोरन कार्बाइड। बोरन किसका? 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 नॉर्वाइड का, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? इसका उपयोग हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट में करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट आज पहले बहुत मोटा जैकेट होता था, ठीक है कि नहीं? अब गंजी के आकार का भी जैकेट होता है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के जो वर्तमान विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी भी उस जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, उसके अंदर इतना वो पतला होता है लेकिन बुलेट प्रूफ रहता है, ठीक है। अब विशेष तो सिक्योरिटी वाले कहेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो नॉर्वाइड या बोरोन कार्बाइड ये मैन मेड हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट में करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट में करते हैं, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट में करते हैं। देखते हैं हमारे सेना के जवान को कितना भारी भारी बुलेट प्रूफ दिया जाता है, ऊंचाई पे चढ़ने पड़ते हैं, उन लोग को ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट देने की आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। जितनी पैसा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में खर्चे हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के बाद बिचौलियों की महत्ता बहुत कम हो गई। अब फंड का लीकेज नहीं होता है, और जो फंड का लीकेज से जो पैसे बचे उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी पर है, सिक्योरिटी के बुलेट प्रूफ पर है। उन लोग को तो ऐसा ऐसा टूल्स देना चाहिए जो हल्का हो, विशेषकर जो खतरनाक दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं। टूल्स भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खूब भारी राइफल दे दे। ऐसा हो कि एकदम, देखते हो फिल्म में, एक फिल्म देखे थे शागिर्द, नहीं देखे थे? तुम लोग तो कोई किसी लायक नहीं है, न फिल्म देखता है न खेल देखता है। तुम लोग कैसे जीवन जीता है वो हमको समझ में नहीं आता है। सर मोबाइल में है ना, मोबाइल पे हम लोग जो है सो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऐसा काम जिंदगी में नहीं करना। यदि अपने आप को बर्बाद होना हो तो कूद जाना, ठीक है कि नहीं? तो कूदोगे तो हड्डी गुड्डी टूटेगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन गेम जीवन में कभी मत खेलना, ठीक है। दो काम जीवन में कभी मत करना, एक नशे को हाथ कभी मत लगाना, और दूसरा ऑनलाइन, वो भी नशा है, ठीक है कि नहीं। ये काम जरूर इसको गांठ मान लेना तो जीवन में बड़ा सफल होगे, यदि जीवन जीना है तो। अब ऐसा नहीं कि ये भी क्या जिंदगी है, जीना है लल्लू, वो है ना एक सिनेमा था, ये भी कोई जीना है लल्लू। तो लल्लू वाला जो डायलॉग याद रखोगे तब जियो अच्छे से, पता चलेगा कि तुम्हारी जीवन बहुत छोटी है। जीवन
बड़ी होनी चाहिए। ये भी फिर ये नहीं कि आनंद फिल्म का राजेश खन्ना का डायलॉग कि नहीं, अपने दोस्त को कहता है कि जीवन छोटी हो लेकिन सुंदर हो, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा भी डायलॉग नहीं दिया हमको, क्योंकि हर डायलॉग से हम परिचित हैं। आगे चलो, नेक्स्ट। कहां थे हम लोग जी? हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट में करते हैं, चलो ठीक है। हम लोग अभी थे हम लोग अभी हैं कहाँ? डायमंड में ही। और डायमंड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये लिखाने के लिए मैं इस कक्षा में थोड़ी आया हूं कि नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए डायमंड का प्रयोग करती है। मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि डायमंड का प्रयोग हम लोग शीशा काटने में। तो लिखेंगे डायमंड का प्रयोग शीशा को काटने में करते हैं। शीशा को काटने में करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है। और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। जबकि हीरा की कठोरता 70 से 150 गीगा पास्कल होता है। हीरा 70 से 150 गीगा पास्कल कठोरता कठोरता 70 से 150 गीगा पास्कल होती है। 70 से 150 गीगा पास्कल होती है। जबकि नॉर्वाइड जो पढ़े हो अभी, उसकी कठोरता कितनी होती है जानते हो? उसकी कठोरता होती है 70 से 90 गीगा पास्कल। माने उसका 100 से नीचे होता है। इसका प्रकृति में है ना, तो प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं विजय प्राप्त कर सकता है। आज देखो कि देश का अभी राज्य का 13 जिला अभी रोज बढ़ रहा है। 13 जिला बाढ़ के चपेट में है। हालांकि बिहार में 18 जिला ऐसे जिला हैं जहां हर साल थोड़ा बहुत बाढ़ आता ही। इतने सारे भौतिक तटबंध के, नहरों के, बांध के निर्माण के बावजूद अब सरकार कहती है कि बाढ़ के साथ जीना सीखो। ठीक है, पहले बाढ़ से था कि हम लड़ना सीखेंगे, बाढ़ के साथ हम बांध बनाते थे बाढ़ के विरुद्ध में, लेकिन एक तरफ आप मोड़ दिए, दूसरी तरफ चला गया, तीसरी तरफ बह गया। तो स्वाभाविक है कि जो प्राकृतिक धारा है उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। उसका फैलाव क्षेत्र क्या हो गया? बहुत कम हो गया। इसीलिए जहां भी बाढ़ आती है, जिस गांव में भी प्रवेश करता है, वो रात के या किसी दिन में हुआ तब तो बच जाते हैं लोग। रात में सोया हुआ अचानक से ठंड से तटबंध से रिसाव हुआ, 200-400 लोग, गांव का गांव साफ हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसका चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसका फैलाव क्षेत्र बहुत कम होता है, तो उसकी तीव्रता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अभी हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आने का एक सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल में जो नदियां हैं वहां यदि वर्षा होती है तो स्वाभाविक है कि, और तटबंध ऐसा है कि तटबंध की स्थिति भी बहुत अच्छी। हम लोग एक बैराज भी बनाए, भारत नेपाल या बिहार नेपाल कोसी बैराज, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। उस बैराज का उपयोग हम लोगों ने उसी रूप में किया, लेकिन जब नेपाल पानी इतना अत्यधिक छोड़ देगा तो बैराज भी क्या करेगा? वो भी पानी छोड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और जब वो पानी, बैराज का उपयोग है बाढ़ को रोकने का और बिजली के निर्माण का। ऐसी स्थिति में हम लोग हर साल बाढ़ के चपेट में आ ही जाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायमंड की जो कठोरता है, कठोरता को हम लोग गीगा पास्कल में मापते हैं। जैसे सोना की शुद्धता होती है, सोना की क्या होती है? शुद्धता। और सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते थे, और सबसे शुद्ध सोना होता है जो 24 कैरेट होता है। सबसे शुद्ध सोना होता है जो 24 कैरेट होता है। ठीक है कि नहीं? तो सोने की शुद्ध, हमने बताया भी था कि 22 यदि भाग 22 कैरेट सोना है तो इसका मतलब है कि 2 भाग जो है
उसमें कॉपर तांबा मिला हुआ है, आभूषण तैयार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी कठोरता इतनी होती है, इसको ध्यान रखिए। इसका डेंसिटी, इसका स्ट्रक्चर में अभी आपने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसा स्ट्रक्चर पढ़ा? टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय, उसको हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहाइड्रल सरल अंग्रेजी है, उसी को याद रखेंगे। इसकी डेंसिटी लिख सकते हो, लिखेंगे हीरा का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 3.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये डायमंड के विषय में इतनी बात आपने जाना और समझा। दूसरी बात, अभी आपने मैनमेड एलिमेंट, मैनमेड पदार्थ नॉर्वाइड को जाना, नॉर्वाइड के उपयोग को जाना। नॉर्वाइड का उपयोग कहां है? बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ जैकेट में अन्य कुछ पदार्थ और हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे केबुलर, ठीक है, तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे नोट में ही, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में नॉर्वाइड के अलावा, नॉर्वाइड के अलावा नॉर्वाइड के अलावा केबलर, 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 जर्कोनियम, जर्कोनियम, केबलर, जर्कोनियम, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, नॉर्वाइड, केबलर, जर्कोनियम, पॉलीकार्बोनेट। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको ध्यान में करके पूर्ण है जिस पर आपको नजर होनी चाहिए। केबलर, जर्कोनियम, केबलर, जर्कोनियम, पॉलीकार्बोनेट्स और नॉर्वाइड। इस तरह से आपके बुलेट प्रूफ जैकेट के भी एक चैप्टर हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। और उस चैप्टर का नाम है मानव जीवन में रसायन, ठीक है। तो वो जो मानव जीवन में रसायन है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसमें भी बुलेट प्रूफ आ गई। जब यहां आपने बुलेट प्रूफ पढ़ लिया तो वहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज जहां पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ठीक है कि नहीं। जैसे डिटर्जेंट, सॉप, सैपोनिफिकेशन, ये सब भी मानव जीवन में बड़ा उपयोगी। पढ़ लिए, कहां पढ़ लिए? वो सोडियम वाले अध्याय में ही आपने पढ़ लिया। जल की कठोरता, उसको मृदु बनाने के उपाय, ये भी मानव जीवन के रसायन है, पढ़ लिए। जो नहीं पढ़े हैं, जैसे आपके फ्यूल है, ईंधन, उसको मानव जीवन के रसायन में पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे आपके पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, वो भी मानव जीवन के रसायन में आ जाएगा। तो मानव जीवन के रसायन में जो हम लोग उपयोग में लाते हैं वो सब मानव जीवन के रसायन में आ जाएंगे। और परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉलीमर्स, ये भी मानव जीवन का रसायन है। तो हम लोग हालांकि उसी में ऑर्गेनिक में जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां हम उन सब चीजों को देखते भी रहते हैं, और जो जो किसी कारण से बच जाता है उसको फिर उस मानव जीवन के रसायन के टॉपिक में डाल देते हैं। यदि तथ्य रहा तो अन्य बातें और बूस्टर फैक्ट तो हैं ही। उसके साथ हम लोग पूरी केमिस्ट्री को, इतने बड़ी केमिस्ट्री जो 2 साल में आईएससी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब डेली घंटा 2 घंटा पढ़ाने के बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उस केमिस्ट्री को आप 10-20 क्लास में बैठ करके और लगभग 90% क्वेश्चन आप बनाने की स्थिति में यदि याद रह गया तो सारी समस्या तो
याद रखने में है, ठीक है कि नहीं। यहां से बाहर जाइएगा न तो नॉर्वाइड याद रहेगा, न केवलर याद रहेगा, न आपका जर्कोनियम याद रहेगा, ये कहेगा टंगस्टन। जो मन में आएगा आप उसी को याद कीजिएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, अब आइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है? ऑलरेडी आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि यह भी कार्बन का अपरूप है जो विद्युत और उष्मा का सुचालक है। तो यही बात सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे यह कार्बन का अपरूप है, यह कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है दूसरा उष्मा और उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर, सुचालक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रहता है इसमें। तीसरा, यह सबसे नरम पदार्थ है। कौन? सॉफ्टेस्ट, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सॉफ्टेस्ट पदार्थ, ठीक है। चौथा, यह परतदार पदार्थ भी है, परत में पाई जाती है, परतदार पदार्थ भी है। पांचवा, इसका उसका संरचना कैसा था बताए थे ना, उसका संरचना था टेट्राहेड्रल, इसकी संरचना है हेक्सागोनल, खष्टभुजीय। तो लिख देंगे इसकी संरचना है हेक्सागोनल, 6 भुजा होती है, हेक्सा में, टेट्रा में 4। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? पेंसिल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में 10 बार कम से कम आया होगा, प्रत्येक साल 2-4 बार आ ही जाता है। यदि केमिस्ट्री पूछेगा 10-15 क्वेश्चन तो ग्रेफाइट पूछने की संभावना होती है। लुब्रिकेंट में, पेंसिल बनाने में इसकी उपयोगिता है, तो लिखेंगे इसका मुख्य उपयोग, इसका मुख्य उपयोग, मेन यूज, मेन यूज है लुब्रिकेंट में, लुब्रिकेंट में और पेंसिल में और बैटरी में, बैटरी बनाने में, बैटरीज बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट सबसे नरम पदार्थ है, हर संभव दृष्टिकोण से इसको याद रखिएगा। सबसे हार्डेस्ट डायमंड, मैन मेड सबसे हार्डेस्ट, नॉर्वाइट, और भी बता दिए कितना कितना पिस्कल होता है, ठीक है, वो 100 से नीचे होता है नॉर्वाइट, क्योंकि मैन मेड है। मैन मेड की, मानव की अपनी सीमा होगी कहीं ना कहीं, और जो प्रकृति में पाया जाता है वो 150 के आसपास, उससे कम होता है। तो इस तरह से, और आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हीरा का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है कि नहीं, जो अरस्तु सर लाइट वगैरह में पढ़ाए भी होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, सारा चीज को बहुत अच्छे से, और फिर अन्य कक्षा में ही चलता है, उस वीडियो को भी आपको भेज देते हैं। अभी क्रैश कोर्स में भी चल रहा है फिजिक्स, एकदम बिल्कुल क्रैश कोर्स का मतलब ही नहीं है कि बिल्कुल सुपरसोनिक, आराम से ही है। उसमें कुछ चैप्टर को कम कर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण चैप्टर वो हर सब्जेक्ट में होता है, ठीक है कि नहीं, कि जो सब, लेकिन वो क्या है, वो सब है कि जब कोई उपाय नहीं है तो लास्ट में कम से कम 60 चैप्टर पढ़ लीजिए। पढ़ना है 150 चैप्टर, ठीक है कि नहीं, उस 150 चैप्टर से आपके 150 प्रश्न है। अब आपको 60 चैप्टर पे लाकर रखा गया कि जहां से 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन करीब आएंगे, तो उतना भी मेंटेन यदि रह जाए, जो संभव नहीं होती है, ठीक है, वो उसी को मेंटेन रहेगा जो पहले से 6, 7, 8, 10 महीना पहले से जो पढ़े हुए हैं, उसी को मेंटेन भी रह सकता है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल फ्रेश है
और चाहेगा हम क्रैश कोर्स करके पास कर जाए तो क्रश हो जाएगा, वो क्रैश कोर्स नहीं होगा, उसके लिए क्रश कोर्स हो जाएगा। इस प्रोफेशनल मंच पर मैं ये बातें कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि सामान्य दिनों में बीपीएससी वगैरह में हिस्ट्री तो मैं 2.5-3 महीना पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां से 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं 150 में। तो जहां सिर्फ हिस्ट्री 2.5 महीना पढ़ना होता है, वहां पे आप 2.5 महीना के भीतर 2 महीना में आप सारे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना चाहते हैं तो कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक आउटलुक तो बढ़ ही जाता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, यदि आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात भी नहीं हो सकती है। ये बच्ची कंट्रोल करने की सफल असफल कोशिश कर रही है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ध्यान में रखिएगा कि हमने अभी ग्रेफाइट की चर्चा की है और डायमंड की चर्चा की है। इसके बाद आता है तीसरा हमारा टॉक्स है जिसका नाम है फुलरीन। तो लिखिएगा फुलरीन। फुलरीन, इसको फुलर ने बनाया था। फुलरीन, तीसरा है फुलरीन। फुलरीन, फुलर ने बनाया था। C60 इसका सामान्य सूत्र है, फुलर ने बनाया, उसी के नाम पर है। और फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल के आकार का होता है, ये फुटबॉल के आकार का होता है। अब फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को क्या कहते हैं? फीफा। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को क्या कहते हैं? फीफा। ये सबको जानना चाहिए। फीडे किसको कहते हैं? फीफा फीडे में क्या अंतर होता है? हाँ जी, वेरी गुड। फीडे होता है शतरंज का, ये विविधा है, और फीफा होता है फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ठीक है। अब इतना नहीं पूछेंगे कि फुलरिन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ठीक है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के टूर्नामेंट को हम सर फुलरिन कहते हैं। सर लिखाए थे सर, कहाँ लिखा है सर? ये देखा जाए सर। अब तुम कहीं लिख लोगे या हमको दिखाने लगोगे तब तो अलग चीज है, इसलिए मैं उसको कहता हूं कि कॉपी के ऊपर में लिखोगे, अलग से लिख लोगे, काम देगा। मिसलेनियस है। चलिए, तो कैसा होता है इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? और इसका जो यूज होता है फ्लोरीन का, आजकल देखते हो, आजकल काला भी गोरा हो जाता है। जैसे ये ऐसा ऐसा क्रीम आ गया है। अब मुकेश जी पूछेंगे सर ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो काला से गोरा से काला हो जाए? यही क्रीम नहीं है, ठीक है। काला से गोरा एकदम चमकदार हो जाइएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए, विवाह करने जाइएगा तो वही क्रीम लगा लीजिएगा, जो पते नहीं चलेगा कि एक्चुअल कलर क्या है, ठीक है। जब कलर फेंट करेगा अगले दिन, तब सामने वाला फेंट कर जाएगा। आगे लिखिए। हाँ, नहीं लगाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन विवाह में लगाइएगा। बाल वाल जो उजला हो रहा है, इस सबको ठीक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, कहां थे हम लोग? अरे हम कहें ना उपयोग में थे, तो लिखी नहीं उपयोग। हम लिखाएंगे नहीं तब तक ये लोग लिख नहीं सकते हैं। लिखो, इसका उपयोग कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में किया जाता है। कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। बस इसका उपयोग किसमें करते हैं? कॉस्मेटिक क्रीम में क्या हुआ कि आपके चेहरे को सुंदर बना देगा। लेकिन चेहरा को आपका सुंदर कौन बनाता है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और यदि न्यूट्रिशियस सब्सटेंस में देखिए तो पानी 9 ग्लास पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, सकारात्मक ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान के भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो सकारात्मक ज्ञान अर्जित कीजिए, ठीक है कि नहीं। और दूसरा, अनिरुद्धाचार्य का भाषण मत सुनिए,
ठीक है। और बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे जो हमारे धार्मिक बिंदु पे देखते होंगे, उन सबसे अच्छा हो सकता है त्रिपुंडधारी को खराब लगेगा, ठीक है कि नहीं। उससे ज्यादा बड़े संत थे हमारे महात्मा गांधी, जिनका मन वचन कर्म एक था। उनको सुनिएगा तो लाभ भी होगा, विवेकानंद को पढ़िएगा तो जीवन बदल जाएगा। उन सबको सुनिए कि ये जो आजकल टीवी वगैरह पे जो बाबा लोगों का देखते होंगे कि लाइन लगी हुई है, कितना भक्ति रहता है महिलाओं को। हमको तो मने आश्चर्य लगता है कि आखिर दिन में क्या देखी कि इतना भक्तिमय। और जब वो कहता है, देखिए वो कहता क्या है कि धन को लोभ समझो, धन को परित्याग कर दो। अब बिना धन का वो आता ही नहीं है भाषण देने, ठीक है कि नहीं। हमारे एक परिचित है, अभी समस्तीपुर में अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं, अभी समस्तीपुर में किसी गांव में आ रहे हैं, ठीक है, बिहार में दूसरी बार आ रहे हैं, पूरा कोहराम मचा हुआ है। हमको निमंत्रण दे रहे हैं, हम कहे कि ऐसे उत्सव में मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। मैं अपने स्तर पे खुद बहुत बड़ा अनिरुद्धाचार्य हूं, हम भी त्रिपुंडधारी सब कर लेंगे, केसरिया उसरिया पहन लेंगे, तब बोलेंगे कि मुक्ति क्या है, सुख क्या है। दूसरे को दुख देना सुख है, दूसरे को दुख देना, हाँ, हमारा अपना दर्शन चलेगा। फिलहाल लिखो आगे, नाटक उटक मत, जो काम का चीज है उसको पढ़ो। अभी जीवन को जियो अच्छे से, उसके बाद फिर परिचर्चा होगी। अभी जीवन तभी है जब तुम किसी सर्टेन पद को प्राप्त कर लोगे, तभी तुम्हारी जीवन है। माने जीवन की जो भौतिकता है, जीवन की जो सकारात्मकता है वो बनी रहेगी। और नहीं तो जो गली में जो चलता है ना डीओजी साहब, वो भी तुमको देख के भौंकेगा नहीं, वो भी सोचेगा बेकार का, ठीक है कि नहीं। आगे चलो। सोचने लगी, ऐसा नहीं कहे हैं कि मैंने किसी पद पे नहीं जाओ तो बेकार हो, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जिस काम से आई हो उस काम को पहले प्राप्त कर लो, उस पद को पहले प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जहां आपको जाना है, अनिरुद्धाचार्य और क्या कौन सा चार्ज है, नहीं, प्रेमानंद, हाँ प्रेमानंद नाम सब भी रखता है, जीवानंद, प्रेमानंद, विचित्र विचित्र। चलो लिखो आगे। देखो एक बात यह भी है कि सनातन धर्म ही ऐसा लोकतांत्रिक धर्म है जिसमें अपने धर्म की आलोचना भी कर सकते हो। कोई धर्म अपने व्यक्ति को यह सत्ता नहीं देता है कि वो अपने धर्म की आलोचना कर ले, जबकि उस धर्म में भी कई बुराइयां रहती है। ये सनातन धर्म में ये ताकत है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो। फिलहाल ये सब डायलॉग नहीं है, समझने की चीज है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक, ठीक है। आगे लिखो, कहां थे हम लोग। कॉस्मेटिक क्रीम बना दी है आप, ओके। आगे लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि कार्बन का नवीनतम अपरूप, कार्बन का नवीनतम अपरूप, नवीनतम किस एंगल से तुमको न्यूनतम सुनाई दिया। नवीनतम अपरूप ग्राफीन है, ग्राफीन, ग्राफीन है। क्या है? जो कार्बन की पतली परत होती है, जो कार्बन की पतली परत होती है, और कहा जाता है कि अवतक का यह सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, और कहा जाता है कि अवतक का यह सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, और कहा जाता है कि अवतक का यह सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। और आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि आंद्रे जीन और एक और थे कॉस्टेटीन, ये दोनों साइंटिस्ट को 2010 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जब ये इसकी खोज किए थे। किसकी? ग्राफीन की। 2015-16 से मैं इसको अपने सिलेबस में रख लिया हूं, 5-7 सालों से मैं इसको पढ़ा भी रहा हूं, ग्राफीन को।
लेकिन लास्ट में पढ़ाते हैं। कैसे? तो देखिए कि सबसे नवीनतम पदार्थ कौन है। कहा जाता है, एक बात और भी सुन लीजिए, कि अब तक जितने भी पदार्थ प्राप्त किए गए हैं उसमें सबसे शक्तिशाली पदार्थ कौन है। तो आपकी परीक्षा में यदि पूछ दे कि अब तक प्राप्त सबसे शक्तिशाली पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्राफीन हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ग्राफीन का उपयोग हम लोग करते हैं रिचार्जेबल जो होता है, रिचार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। आजकल देखते हैं ना, आपका जो बैटरी वगैरह, पहले जो बैटरी आता था, आप लोग तो जन्म भी नहीं लिए होंगे उस समय, 1999 वगैरह में जो मोबाइल आता था, तो मोबाइल आता था, 2-4 कॉल करते थे, बैटरी डाउन हो जाता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन आज है कि एक तो मोबाइल हमने छोटा वाला लावा लिया, ठीक है, कभी यात्रा में जाना होता है तो उसी में अपना सिम कार्ड को डाल लेते हैं, तो लावा जो है वो 10-10 दिन तक चलता है, ठीक है कि नहीं, और पूरा का पूरा चार्ज देता है। मतलब तो ऐसा भी बैटरी आ गया है। पहले आधा 2 घंटे में समाप्त हो जाते थे, तो रिचार्जेबल कैपेसिटी बढ़ गई है। ग्राफीन का आजकल हम लोग इसमें उपयोग करते हैं, तो लिखिएगा, पहले ये लिख लो, ग्राफीन के खोज के कारण, ग्राफीन के खोज के कारण 2010 ईस्वी में फिजिक्स में आंद्रे जीम को 2010 में, अच्छा ये कोई महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन नहीं है कि भुला गए तो रोने लगे, भुला गए तो भुला गए। आंद्रे जीम याद रखना, आंद्रे जीम एवं कॉन्स्टेंटीन, कॉन्स्टे लिखो ना, नीन, हाँ लिख देते हैं, पहले लिखो कौन से तीन और आंद्रे जीम फिजिक्स में 2010 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। आपको कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है और आप लोग बेहोश हो जाते हैं कि सर ये क्यों पूछ दिया, सॉरी तो 2000, ये क्यों पूछा। ये ऐसा आविष्कार सदियों में एक बार होता है, इसीलिए आपसे पूछा, ठीक है कि नहीं। देखते हो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की और आज तक डायनामाइट का आविष्कारक पूछा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। उसके सम्मान में हम लोग नोबेल पुरस्कार भी देते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो कि आज तक वो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, समझ जाओ कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरह से 2010 में आंद्रे जिम कॉन्स्टेंटीन को किस क्षेत्र में दिया गया या किसके खोज करने के कारण दिए गए। सर 2010 में 2024 का पूछना चाहिए था, तुमसे पूछ करके पूछेगा कि उसका कोई इंपॉर्टेंस है तभी ना पूछा, ठीक है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आंद्रे जिम, हमको नहीं बोलना है, तुमको बोलना है। तुम बोलो 4 बार, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के किसका खोज किया? ग्राफीन का। किसका खोज किया? किसका खोज किया? ग्राफीन का खोज किया, ठीक है। एक लिख लो। हाँ बेटा, हाँ बिटिया कैसी है? हाँ कैसी हो बेटा? अभी तो क्लास में है, क्लास में है बेटा। और सब ठीक है? मम्मा से बात हो गई? अच्छा तो तुम 2 बजे करना, 2 सवा 2 के बीच। हाँ हाँ मैं, अरे मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ हाँ मुझे पता है ना, ठीक है। हम कह देंगे क्लास में है, तो मैं आराम से बात करता हूँ, तो 2 बजे करना ना तुम, पक्का ना? ठीक हो ना? खुश हो ना? रिजल्ट ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ओके टेक केयर बेटा, ओके बाय बेटा, लव यू बेटा, लव यू, बाय। कहाँ थे हम लोग?
हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, हम लोग ग्राफीन में थे। हम लोग कहां पे थे? ग्राफीन। उपयोग क्या करते हैं ग्राफीन का? रिचार्जेबल बैटरी में। तो लिखेंगे इसका उपयोग पुनः चार्ज योग्य बैटरी को करने में, पुनः चार्ज योग्य बैटरी को करने में या कैपेसिटर में करते हैं, या कैपेसिटर में करते हैं, या कैपेसिटर में करते हैं, या कैपेसिटर में करते हैं। ठीक है, तो किस में करते हैं? चलिए नोट नंबर 2 लिख लो। नेक्स्ट में कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा, एक कृत्रिम हीरा भी होता है, एक प्राकृतिक हीरा, एक कृत्रिम हीरा है। तो कृत्रिम हीरा ग्रेफाइट को, कृत्रिम हीरा ग्रेफाइट को उच्च ताप, उच्च ताप, कृत्रिम हीरा ग्रेफाइट को उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करके, उच्च दाब पर गर्म करके, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बायोरॉक के रूप में, बायोरॉक जैव सेल के रूप में, जैव चट्टान के रूप में, बायोरॉक BIOROCK, बायोरॉक के रूप में कोयला को माना जाता है। इसको जैविक चट्टान भी कहते हैं। बायोरॉक कभी परीक्षा में दे दे कि बायोरॉक क्या है, तो कोयला है या जैविक चट्टान है। एक ऐसा चट्टान है, और आप लोग पढ़ते हैं कि कोयला से ये फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है, जिससे हमारी वातावरण के टेम्परेचर के बढ़ाने में क्या मिलता है? सहायता नहीं, ये टेम्परेचर को बढ़ाता है और इससे जो उत्पन्न घटना है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और उसका निगेटिव इंपैक्ट को हम लोग अब महसूस कर रहे हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में अब हम लोग इसको महसूस, हालांकि चेतना का भी वृद्धि हुआ है, लोगों में पेड़ पौधे लगाने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले जिस तरह से अंधाधुंध लोग पेड़ काटते थे, उस तरह से अब अंधाधुंध लोग पेड़ नहीं काटते, लेकिन यह प्रवृत्ति और तीव्र होनी चाहिए यदि हमें पर्यावरण को बचाना है। और मैं कहता भी हूं कि पॉल्यूशन, करप्शन, ये सब कोई एक डिस्ट्रिक्ट या एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती, ये सब ग्लोबल समस्या होती है। इसलिए इन सब बिंदुओं पर एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत होती है, और किया भी जा रहा है। हम लोग जो जलवायु परिवर्तन का कॉन्फ्रेंस और पार्टी सम्मेलन करते हैं, जो इस वर्ष अजरबैजान के बाकू में होगा, कॉप, जिसको हम लोग कॉप कहते हैं, तो उस पर हम लोग इसी बिंदु पर विचार करते हैं। आज देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिफिकेशन आपका हो रहा है। आपकी जो CNG गैस आधारित कार आ गई है, फेमा योजना के तहत इलेक्ट्रिफाइड कार आ गई है। तो ये सब क्या है? ये सब धीरे धीरे करके आगे के 15-20 सालों के बाद हो सकता है कि हम लोग आपके पेट्रोल और डीजल पर, गाड़ी पर न भी चढ़े, ऐसा भी हो जाएगा। अभी हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए लोग, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। आप चार्जिंग वाला मोपेड खरीद लीजिएगा और क्या कहते हैं जिसको, स्कूटी खरीद लीजिएगा, चार्जिंग कहां कराइएगा? ये चार्जिंग स्टेशन अब आप कहेगा कि जाइए दिल्ली मोड़ पे जाकर के, तब तो हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये सब समस्या है। ये सब जैसे जैसे विस्तृत होगा वैसे वैसे लोगों का झुकाव जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि काफी लो, एक तो कीमत भी कम है और साथ में खर्चे भी नहीं है। साइकिल में क्या है, एक बार क्या साइकिल खरीद लेना है, और साइकिल को चार्जिंग की समस्या नहीं है, थोड़ा सा मेंटेनेंस की समस्या, हवा हुआ भराते रहना है, टायर वायर को ठीक रखना है, इसके बाद कोई खर्चा नहीं है उसमें। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोयला
ये पेट्रोलियम को, ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। उसकी गाहे बगाहे तो बहुत सारी जगह पे हमने आपको अभी एनवायरमेंट से संबंधित नोट्स भी भेजा है। जो एनवायरमेंट के दो भाग हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न 90% प्रश्न यदि कहीं से आता है तो वही जो दो टॉपिक मैंने दिया है वहीं से सबसे ज्यादा पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो आपके आजकल तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी से, एसिड रेन से, ठीक है कि नहीं। लाइकेन वगैरह के विषय में खूब पूछता है। यूकेलिप्टस की जड़ें जहां पर भी उसके प्लांट्स को रोपे जाते हैं वहां पर क्या होता है कि पूरा भूमि क्या होती है, लवणीय, पूरी भूमि बंजर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस तरह का भूमि क्षेत्र काफी बढ़ा। यूकेलिप्टस का पौधा हम ऑस्ट्रेलिया से ही लाए और उसके बाद तो हमारे यहां भी जहां जहां लगता है लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब उसके साथ निगेटिव फीचर भी, उसको पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं। पर्यावरण का शत्रु किसको कहेंगे? पर्यावरण का आतंक कहते हैं जलकुंभी को, अब पर्यावरण का शत्रु कहते हैं यूकेलिप्टस को, ठीक है कि नहीं। खैर अभी हम लोग केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में प्लांट्स पढ़ाते हैं तो भी वहां पे चर्चा होगी, लेकिन जो चर्चा हो गई उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोरीन ये सब काफी महत्वपूर्ण था, तो फ्लोरीन के साथ हम लोग ग्राफीन को भी देख लिए। नोट में एक बिंदु और लिख देना, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। एवं ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, एवं नेक्स्ट पॉइंट में, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक और तथ्य लिख दो, आप लोग की यह भी जानकारी में दे दे कि कार्बन के कई वेराइटीज होते हैं, कोयला के कई वेराइटी होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और यह याद रखिएगा कि सबसे ए ग्रेड का कोयला होता है एंथ्रेसाइट और उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और यह भी याद रखिएगा कि हमारा जो तापीय विद्युत है, जहां से 2/3 ऊर्जा मिलती है हम लोग को, आज भी 2/3 ऊर्जा किससे मिलती है? ये तापीय विद्युत से, मतलब कोयला पेट्रोलियम से मिलती है। और याद रखेंगे कि एंथ्रेसाइट उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और एंथ्रेसाइट का हमको आयात करना पड़ता है। हमारे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है कि यदि मेरी सरकार आई कि हम स्टेट बना देंगे, जबकि राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है स्टेट बनाने में। लेकिन कितना जनता को ठगते हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, कितना भावनात्मक अवशोषण होता है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। जब तक आप अनकॉन्शियस रहिएगा और जागरूकता रहेगा, तब तक इनके द्वारा इसी तरह के जो टूल्स हैं वो अपनाए जाते रहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान में रखने की चीज है कि एंथ्रेसाइट सबसे अधिक कहां मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन चीन इसमें अग्रणी देश है, हम लोग चीन से आयात करते हैं किसका? एंथ्रेसाइट का। तो पहले ये लिख लो नोट, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है, 85% से अधिक। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रे लिखो ना, एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, बस एंथ्रेसाइट में।
किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा। चलिए, अब कार्बन के बाद क्या बचा? कार्बन क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है कि नहीं? तो एक हाइड्रोजन पहले लिख लो, हाइड्रोजन। कार्बन खत्म, अब हाइड्रोजन लिखिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में आवारा तत्व के नाम से विख्यात। अब हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, कार्बन खत्म हो गया, कार्बन खत्म हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवारा तत्व के नाम से विख्यात जन, आवारा तत्व के नाम से विख्यात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और सबसे हल्का भी, और सबसे हल्का भी, और सबसे हल्का भी। और सबसे हल्का भी, याद रखिएगा, सबसे हल्का भी है। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से याद करके रखना है आपको कि सबसे हल्का कौन है। कहते भी हैं, पढ़ाए भी हैं कि हल्का तो इतना है कि गैस के रूप में उपयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं करते। क्यों? वो तो है ही स्टोरेज की क्षमता, और साथ में हम बैलून में उसका उपयोग नहीं करते, हीलियम का करते हैं, क्योंकि प्रज्वलनशीलता होती है इसमें, तो स्वाभाविक है, ठीक है, जल जाएगा। हीलियम का इसीलिए हम लोग उपयोग करते हैं कि वो जलेगा नहीं। तो एवरीडे साइंस है, जिसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति तेल से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, जल गैस बनाने में, जल गैस बनाने में, जल गैस बनाने में, हेबर विधि से अमोनिया बनाने में, हेबर विधि से अमोनिया बनाने में, हेबर विधि से अमोनिया बनाने में, और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन में करते हैं। और रॉकेट ईंधन का उपयोग, रॉकेट ईंधन में लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन का भी, साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन का भी, याद रखना, साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन का भी, ठीक है, साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं। परीक्षा के दृष्टि से इस दोनों को याद रखना है। पुरानी फिल्म देखे होंगे तो एक खलनायक था अजीत, वो बड़ा अच्छा कहता था कि इसे लिक्विड हाइड्रोजन में डाल दो। हमने बरसों पहले यह फिल्म देखा था, और वो डायलॉग मुझे आज तक याद है कि इसे लिक्विड हाइड्रोजन में डाल दो, बड़ा भारी आवाज में कहा। तो उसका चमचा से पूछता है कि सर इससे क्या होगा? तो कहता है कि ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा और लिक्विड इसे जीने नहीं देगा। ठीक है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा और लिक्विड इसको जीने नहीं देगा। देखो कितना खतरनाक डायलॉग था, सबकी हजम में भी नहीं आएगी। जो साइंस को समझेगा वही इस डायलॉग को समझ सकता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग कहां करते हैं? रॉकेट ईंधन में करते हैं।
हाइड्रोजन के विषय में अन्य सारी बातें हम लोग प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हैं ना। कौन सा आइसोटोप्स उसका रेडियो समस्थानिक होता है? ट्राइटियम, ठीक है कि नहीं। कौन सा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का उपयोग हम लोग परमाणु संयंत्र में करते हैं? D2O। D2O भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे और वासबर्न। यूरे और हेवी वाटर का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ठीक है कि नहीं। क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। तो इन सबको ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़िए। और सब बातें हम लोग चूंकि कर चुके हैं प्रीवियस कक्षा में, इसलिए कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है कि नहीं। ये कभी कभी आता है कि लेड पेंसिल में सीसा कितना प्रतिशत रहता है? तो 0%। कॉपी के ऊपर में लिख लो, लेड पेंसिल में, कॉपी के ऊपर, लेड पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0 होता है, क्योंकि लेड पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्योंकि लेड पेंसिल में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट में है आपका हाइड्रोजन से संबंधित हमारी अन्य सारी बातें पूर्व की कक्षा में हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड भी, उसको ऑक्सीजन में ही पढ़ा सकते हैं, हाइड्रोजन में ही पढ़ा सकते हैं। हालांकि उसका उपयोग भी हम लिखा चुके हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग पुराने तेल चित्र को साफ करने में करते हैं, वो भी लिख दीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 का उपयोग पुराने तेल चित्र को साफ करने में करते हैं। पुराने तेल चित्र को साफ करने में किया जाता है। पुराने तेल चित्र को साफ करने में किया जाता है। किसका उपयोग? H2O2। चलिए, और हाइड्रोजन का खोजा था किसने? पटना साइंस कॉलेज में जाओगे तो उसका एक हॉस्टल भी है, कैवेंडिश हॉस्टल, ठीक है कि नहीं। हम लोग के यहाँ भी है, सीएम साइंस कॉलेज का एक हॉस्टल है, आइंस्टीन के नाम पर है। कहीं नदी के नाम पे होता है, कहीं पहाड़ के नाम पे होता है, कुछ वैज्ञानिक के नाम पे होता है। अक्सर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसमें इस तरह के हॉस्टल्स में ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन का किसने खोजा था? कैवेंडिश। ऑक्सीजन को प्रिस्टले। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसकी खोज प्रिस्टले और सीले ने किया था। ऑक्सीजन में आ जाइए। अब ऑक्सीजन, आज ऑक्सीजन तक कर देते हैं आधा, पचाना भी महत्वपूर्ण है ना। प्रिस्टले और सीले, प्रिस्टले और सीले, प्रिस्टले और सीले, याद रखिएगा। इसकी खोज वायुमंडल में सबसे अधिक, फिर लिखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है सबसे अधिक नहीं, वायुमंडल में सेकंड, दूसरा सबसे अधिक ना। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन मिलता है। वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक, वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या मिलता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। और 21% लगभग क्या मिलता है?
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है। अति महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन के 3 अणु ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु ओजोन बनाते हैं, जिसका उपयोग जल और वायु के शुद्धिकरण में, जल और वायु को शुद्धिकरण करने, जिसका उपयोग जल और वायु को शुद्धिकरण करने में, कीटाणुनाशन में, कीटाणु को मारने में, कीटाणु को मारने में, कपूर बनाने में, कपूर बनाने में, कपूर बनाने में, एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। किसमें इसका उपयोग है? पहला, दूसरा, तीसरा, एक और लिख दो, विरंजक में, विरंजक में, विरंजक, कपड़ा उपड़ा जो रंग को क्लोरीफाई करते हैं तो उसमें उसकी भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग पर्यावरण के दृष्टि से ओजोन परत को जरूर जानते और समझते हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है जो समताप मंडल के बाद पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद पाई जाती है, और जिसका मुख्य काम सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको रोकना है। और आपकी जानकारी में है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो हमारे प्रशीतक हैं उसके कारण ओजोन की परत में छेद हो गया है, जो सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में देखे गए। और यह भी याद रखेंगे इसी कारण से अल्ट्रावायलेट रे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और स्किन कैंसर की संभावना बढ़ गई है। कई बार आपके इष्ट मित्र भी कहेंगे कि धूप में आए, अब पूरा शरीर खुजली कर रहा है, बड़ा विचित्र विचित्र टाइप का आजकल खुजली हो गया है। इसलिए अपने शरीर को बचाने के लिए इस तरह के, अभी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी मनाए गए और ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। जगह जगह मैंने इसको आप तक पहुंचाया है, ठीक है कि नहीं। ओजोन को लेकर हमने कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, जिसमें वियना कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी प्रदूषण की समस्या किसी क्षेत्र और देश की समस्या नहीं होती है, यह वैश्विक समस्या होती है और इसका समाधान भी हमें वैश्विक स्तर पर ही खोजना होगा। अभी यूनाइटेड नेशन काउंसिल की बैठक भी चल रही है, जनरल असेंबली की बैठक भी चल रही है, इसी समय होती है। और आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो अपनी बातों को कितनी सक्षमता से रख रहे हैं कि आतंकवाद हमारे मानवता का क्या है, शत्रु है। आतंकवाद का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, वो सभ्य समाज पर, सभ्य देश पर एक तमाचा है। हम लोग को हर संभव स्थिति में इसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि दोहरी आंसू मत रोइए कि मैं खुद आतंकवाद का शिकार हूं, मैं दूसरे देश में आतंकवाद कैसे फैलाऊंगा। ठीक है, तुम आतंकवाद के शिकार इसीलिए हो कि तुमने आतंकवाद को संरक्षण दिया, इसीलिए तुम आतंकवाद के शिकार हुए, लेकिन तुम्हारी गतिविधियों से पड़ोसी राज्य भी क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। और आज देखिए कि जम्मू कश्मीर में विगत 5 सालों में जब से सेना ने उस शक्ति के साथ उन सब चीजों को निपटना शुरू किया, हमने अभी मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, मुझे कुछ लोगों पे बड़ी तरस आई। कहा कि देखो जी अभी कितनी बेरोजगारी है यहाँ, पढ़े लिखे नौजवान जो है बेरोजगार हैं। पहले बेरोजगारी नहीं थी, पत्थर फेंकता था पैसे मिल जाते थे,
ठीक है कि नहीं। मैंने मैंने उस 60 साल के बुजुर्ग के मानसिकता पे मुझे बड़ी तरस आई कि छोटे बच्चों से आप पत्थर, स्कूल छोड़ करके पत्थर फेंकवाइएगा और उसको वो रोजगार कह रहा है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की मानसिकता यदि हो तो फिर उस समाज को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। कोई छोटा बच्चा पाचक बेचता हो और आप ये सोचते हैं ये विकास है, तो सो नहीं होगा। बच्चे का विकास तभी है कि जब उसको आप एजुकेशन दीजिए, उसको किताब और कलम से जोड़िए। रोजगार बेरोजगार तो बात की बात है, सबको सरकारी नौकरी मिलती भी नहीं है। इस बात को जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा योग्यता रखता है, इसीलिए उसकी पूछ भी होती है। सरकारी ऑफिसर की या सरकारी कार्मिकों की पूछ क्यों है? क्योंकि वो एक कंपटीशन के माध्यम से क्या है, जाता है, इसलिए उसकी पूछ होती है, उसकी बातों को सब सुनता भी है। एक तो सिंपल स्कूल में गया है बीपीएससी का टीचर, नकली असली परीक्षा पास करके गया है, और सो तो स्कूल में डिमार्केशन हो गया है कि क्या है नियोजित, वो कौन है शिक्षा मित्र, ये कौन है, ये बस ये कोई और योजना से आई हुई शिक्षक है, संविदा शिक्षक है, ये क्या है अतिथि शिक्षक है, ये क्या है, ये टाइट होके बैठी हुई है टाई लगा के, क्या ये बीपीएससी शिक्षक है। ठीक है कि नहीं। देखते हैं आजकल गाड़ी में भी लगाता है बीपीएससी टीचर, हाँ सस्पेंड कर दिया उसको। ठीक है कि नहीं। मतलब लोगों के मानसिकता पे कितनी वो है कि छोटे से जगह पे है। ठीक है, अपने आप को अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आप आईना नहीं देखिए, आप सुंदर नहीं बनिए, सब बनिए, लेकिन ये आडंबरता, हिपोक्रेसी है। ये कई बहुत बड़े बड़े लोगों के पास पद्मश्री पद्म भूषण आता है, अपने घर के आगे नहीं लटकाता है कि हम पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है। ठीक है कि नहीं। बड़े बड़े ओहदे पे रहता है, लेकिन घर के आगे में नहीं मेरा नाम कहीं लिखा हुआ देखते हो कहीं? ठीक है कि नहीं। इसमें कहना क्या है, तो लोग जानता है भाई, इसमें हम दिखाएंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखो ना। सर आपके गाड़ी तो रखा हुआ है, अरे गाड़ी तो मेरी बहुत सारी जगह पे जाती है, वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहती है कि बहुत सारी जगह पे मुझे जाने का अवसर मिलता है या जाने का दायित्व सौंपा जाता है, तो उस पे तो वो उसके माध्यम से क्या होता है, आपको प्रवेश पाया जाता है। ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए। हाँ क्या लिखे, हम लोग ओजोन पे बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन हम लोग मूल बिंदु को थोड़ा सा लिख लें। क्या लिखे, कहां तक थे हम लोग? जी हाँ, उपयोग लिखे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब लिखिए ओजोन की एक परत समताप मंडल के पास पाई जाती है। ओजोन की एक परत ओजोन की एक परत समताप मंडल के पास पाई जाती है। इस परत की खोज चार्ल्स और बूसन ने किया था। चार्ल्स और बूसन ने 1913 में किया था। चार्ल्स और बूसन ने 1913 में किया था। चार्ल्स और बूसन ने 1913 में किया था। ठीक है। इस परत का क्या महत्ता है, अभी लिखाए है ना, बताए है ना, लिखेंगे। इस परत की महत्ता है कि सूरज की हानिकारक, लिखो इस परत की महत्ता है कि सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे को अपने पृथ्वी की सतह पे आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी तक आने में रोकती है। पृथ्वी तक आने में रोकती है। किसको? इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है।
डॉप्सन है, डॉप्सन, DOBSON। एक तो विविधा है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, जो तुम लोग के बगल से गुजर गया अभी कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले आपके बगल से गुजर गया। पेपर में देखें, मुस्कुराएं, लेकिन याद नहीं रखें। तो लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, नोट में लिख दो, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। और इतना पढ़े ही तो एक मेन केमिस्ट्री वाला बात ही छूट गया। और कौन सी बात थी कि ओजोन परत में जो छिद्र होता है वो किस गैस की उपस्थिति में होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो लिखेंगे ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र जो सबसे पहले अंटार्कटिका में देखे गए थे, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण उसमें छिद्र पाए गए, उसमें छिद्र पाए गए। क्या पाया गया? बस। तो आज हम लोगों ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा। कल हम लोग, मतलब अगले दिन हम लोग, संभव हुआ तो कल भी, और कल नहीं देखा तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोग इसको देखें। लेकिन सुन लीजिए, गांधी जयंती के दिन 50 क्वेश्चन आपको हम देंगे पहले बोर्ड पर, और आधे घंटे में जो सबसे अधिक प्रश्न बनाएगा उसको गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अगले 2 दिन आप गांधी जी पर जितना भी फैक्ट हो सकता है उसको कलेक्ट कीजिएगा। बचपन से गांधी जी को सुन रहे हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बचपन से गांधी जी के विषय में सुन रहे हैं कि गांधी जी का नमक आंदोलन कब से शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। बचपन से गांधी जी के विषय में सुन रहे हैं कि उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो सर ये तो सब टॉप कर जाएगा, तो सबको किताब दे देंगे। और हमेशा कहते हैं कि टॉप का पोजीशन इरशाद साहब खाली रहता है, उस पर जाकर क्या कीजिए? कब्जा कीजिए। जहां कब्जा करना है वहां जाके कीजिए, क्योंकि टॉप का पोजीशन हमेशा खाली रहता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अभी से लेकर 2 दिन थोड़ा गांधी जी के विषय में कलेक्ट कीजिएगा। मेरी इच्छा है कि गांधी के विषय में थोड़ा सा जानिए, ठीक है कि नहीं। और हालांकि जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको गांधी जी के संबंध में सभी क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। लेकिन नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक से बैठो जी, थक गई बस। ये सब है आधा घंटा वाली, आधा घंटा के बाद ये लोग थक जाती है। हमारे इरशाद साहब बुलंद है, 6 घंटा भी बैठा देते हैं तो इनका शेरो शायरी चलना शुरू हो जाता है। अभी फिर एक ठो शायरी भेजे थे, जो कहाँ है सो देख करके बताएंगे बाद में। बड़ा अच्छा बनाते हैं, अपने उस प्रतिभा को बना के रखिए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हमने अभी आपको बताया, क्या बताया जी? कहती है गांधी जी, हम थे ओजोन में, कहती है गांधी जी। ओजोन का क्या महत्ता है? ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला कौन सा गैस है? और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें मिलता है? प्रशीतक में, हाँ, कूलिंग एजेंट में मिलता है। तो वहां लिख देंगे CFC मुख्यतः AC से निकलता है, प्रशीतक से निकलता है। AC एयर कंडीशन, AC से
निकलता है। ठीक है, चलिए अगले दिन हम लोग सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, उसके बाद आपका नॉन मेटल भी क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इनऑर्गेनिक जैसा बड़ा खंड जब आपकी समाप्त हो जाती है तो महत्वपूर्ण क्या बचते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक बचता है। मानव जीवन में रसायन में ही सब चीज को समेट लेंगे, खत्म हो जाएगी आपकी। तो अब लिखिए अन्य बातें। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट, हला नहीं, माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली पर लाल सीसा, लाल सीसा और पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट एवं एंटीमनी, एंटीमनी सल्फाइड का मिश्रण होता है। एंटीमनी, एंटीमनी सल्फाइड का मिश्रण होता है। आप लोग की जानकारी में दे दें कि गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है, उसमें भी फिटकिरी की महत्ता है। फिटकिरी पड़े हैं पोटासियम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24:2, सब लिखा हुआ है कॉपी में। सामान्यतः हम लोग दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद उसका उपयोग करते हैं सामान्यतया, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिटकिरी से गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो प्रक्रिया भी मैंने मौखिक एक दिन बोला था, लेकिन आप लोग तो महान जीव हैं सर, हम लोग जीव नहीं है, जंतु हैं सर। आप लोग तो महत्वपूर्ण जीव जंतु हैं, जो जीव मानते हैं अपने को जीव माने, जंतु माने तो जंतु माने। क्या आता बताइए उस प्रक्रिया को, तुम बताओ जी क्या। उस प्रक्रिया को कहते हैं कोगुलेशन, अस्कंदन। तो लिखिएगा सर, सन लगा हुआ था ना, तो ठीक ही तो हम बोले सर सन उसमें भी है, सन उसमें, उसमें सेडिमेंटेशन है, इसमें कोगुलेशन है। कब तब कहोगे फर्मेंटेशन भी सर हो सकता है क्या, उसमें भी टेशन लगा हुआ है। आगे लिखिए, फिटकिरी से गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को, फिटकिरी से, फिटकिरी से गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को, शुद्ध करने की प्रक्रिया को, हेलो नमस्ते, किस चीज का, जनरल कंपटीशन का तो 1 महीना पहले चालू हुआ था। तो ऐसा कीजिए ना, हमसे आज 9:30 बजे बात कीजिए, क्लास में ही है, पूरे दिन क्लास में विस्तार से बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक। कहाँ थे हम लोग, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। ठंडे पानी नहीं, ठंडे पानी नहीं, गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन। अंग्रेजी में कहते हैं कोगुलेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोगुलेशन। अंग्रेजी में भी लिख लीजिए कोगुलेशन, COAGULATION, कोगुलेशन। फिर अगले सप्ताह रविवार को पूछेंगे हम, रविवार तक पढ़ा के छुट्टी देंगे, देख रहा हाँ? ठीक है, रविवार को पढ़ लेना, तब मेला घूमने जाना। ठीक है, हाँ ठीक है ना, चलिए जो हम डिसीजन ले। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, क्या आप लोग का तो जिसका परीक्षा है भविष्य में तो वो तो खुला हुआ है, और जिसका परीक्षा भविष्य में नहीं है, मतलब भविष्य में तो है ही, निकट भविष्य में नहीं है, तो उसका तो बंद रहेगा ही। ठीक है, और वो भी रविवार के बाद, कितना तो अभी से ही बंद कर दिया। ठीक है, अभी कल स्थापन आने में 2-3 दिन बाकी है। हाँ जी, 4 दिन है, दिन गिन रहा है, देखते हैं दिन गिन रहा है अभी से। ठीक है,
अध्यक्ष है पूजा समिति का, कहां? अपने गांव में। चलिए ठीक है। तीसरा, आप लोगों ने कल रात में YouTube लाइव देखा होगा, काफी रोचक क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन जो पढ़े थे वही सब था। अधिकांश लोग बनाए भी होंगे जो सृष्टि तुम भी, ये तो टपोरी का गुण है, टपोरी गुण मत रखो, ठीक है। आप लोगों ने कल भी देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाया। उसमें एक क्वेश्चन था जिसकी जानकारी मैंने दिया था शायद, लाइकेन अलगिया फंजाई का कनेक्टिंग लिंक है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। और ये जो आपका लाइकेन है, लिटमस पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिटमस पेपर हम लाइकेन से ही प्राप्त करते हैं। और यह भी जानकारी में मैं दे दूं कि नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर कैसा होता है? बैगनी होता है। कौन बोले? वेरी गुड। इसको पीठी पीठी ठोको, पीठी पीछे से। वेरी गुड। तो लिख देंगे। अरे जिसका जो जवाब देगा उसका तो हम आंखों में बसा के रखते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा नहीं कर देना इरशाद साहब की तरह, सर दिल में बसा लीजिए सर, ठीक है। आंखों से ही दिल का रिश्ता है, समझा कीजिए। पहले आंखों में फिर दिल में। आप तो दोनों जगह ऑलरेडी बसे हुए हैं, तो खामखा आप दूसरे के लिए क्यों पैरवी करते हैं? तब तो कंपटीशन हो जाएगी आपकी। आगे लिखिए। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग बैगनी होता है। कब मत कीजिए। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर बैगनी होता है। कल बताए थे ना कि लाइकेन किस ग्रुप का है? थैलोफाइटा का। कल ही बताए थे, कल भी बताए थे, पहले ही बताए थे। और इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का, नाइट्रस ऑक्साइड का। सब लिखा हुआ है कॉपी में। आगे लिखिएगा। कैसा कलर होता है? नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम सूचक के रूप में इंडिकेटर के रूप में फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज इत्यादि मुख्य है। मिथाइल ऑरेंज इत्यादि मुख्य है। क्या है? मुख्य है। नेक्स्ट, ध्यान रखें शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। सभी मिनरल, नेक्स्ट, सभी मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, HNO3, यह सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यह सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यह सभी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जल को शुद्ध करने में किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, साबुन के बनाने में ग्लिसरॉल, साबुन को बनाने में ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और कुछ ग्लिसरॉल और कुछ फीलर्स। फीलर्स क्या करता है? जो उसके वजन को बढ़ाता है। कुछ फीलर जैसे फीलर लिखो ना, जैसे सोडियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, स्टार्च और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जिससे कि साबुन भारी हो जाता है, इसलिए इसको फीलर कहते हैं। ठीक है। आपकी जानकारी में भी मैं दे दूं कि यदि किसी साबुन को हमको एसिडिक बनाना होगा, एसिडिक नहीं, एंटीसेप्टिक गुण उसमें डालना होगा। होता है ना, कहते हैं ना कि डिटॉल लगाइए, आपके कीटाणु को नष्ट कर देगा। तो साबुन में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी मिलाएंगे, पदार्थ मिलाएंगे जिससे कि साबुन की प्रकृति एंटीसेप्टिक हो जाएगी, और उसका नाम है बिथिनॉल। तो यह भी लिख दीजिए, साबुन में बिथिनॉल को मिलाने से, साबुन में बिथिनॉल को मिलाने से, बिथिनॉल को मिलाने से साबुन एंटीसेप्टिक हो जाता है, साबुन एंटीसेप्टिक हो जाता है, एंटीसेप्टिक हो जाता है। क्या मिलाएंगे? तो बिथिनॉल मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? अब फिर आप हमसे पूछेंगे कि सर हम जो पहले लक्स लाते थे उजला कलर का होता था, लक्स साबुन लाते होंगे तो उजला कलर का होता था, अब लाते हैं तो सर लाल कलर का हो गया। तो अब चलो ना, मैला हो गया, पीला हो गया, सब बताते हैं। माने ये जो कलर, मेरा कहने का होता है कि साबुन में जो रंग भरा जाता है उजला है, तो उजला है तो हम किसका उपयोग किए? तो जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड में मैंने साबुन बनाने में जब जिंक ऑक्साइड डाल देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उजला। और लाल कब होगा? जब ईओसिन डाल देंगे तो लाल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पदार्थ को के विषय में भी लिख लेंगे। यदि साबुन का रंग उजला है, या उजला साबुन बनाने में, ऐसे लिख दो, उजला साबुन बनाने में, उजला साबुन बनाने में जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एवं लाल बनाने में ईओसिन, लाल बनाने में ईओसिन, 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 ईओसिन की भूमिका होती है, ईओसिन की भूमिका होती है। जिंक ऑक्साइड से उजला होगा, ईओसिन से लाल होगा। ठीक है, ये सब इसके गुण हैं, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में आपके कपड़े पे यदि ग्रीस लग जाता है तो ग्रीस को हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं पेट्रोल से। तो ये जो रिमूवल ऑफ ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ, माने जो हम क्लॉथ से ग्रीस को हटाएं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो लिखेंगे जब कपड़े से ग्रीस को हटाया जाता है या तेल को हटाया जाता है, लगता है ना तेल लग गया, जब कपड़े में ग्रीस या तेल को हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पाइसीकरण। और आप लोग थोड़ा देर के बाद बायोलॉजी पढ़िएगा, पहले बायोलॉजी पढ़ चुके हैं। लीवर का सबसे बड़ा गुण क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लीवर का जो सबसे बड़ा गुण है
वो यही है कि फैट को इमल्सिफाई कर देता है, मतलब फैट के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, वो बदल देता है। ये उसके सबसे बड़े, और भी ढेर सारे गुण है, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़े फीचर में तो हमारे शरीर का वो रासायनिक प्रयोगशाला है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में लीवर की भूमिका होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब तो है ही। इसी कड़ी में सॉप और डिटर्जेंट लास्ट सब पढ़े हैं कि सॉप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, लेकिन दोनों में एक बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है कि जहां साबुन जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो अंत में टूट जाता है और पर्यावरण को वो क्षति नहीं पहुंचाता है। लेकिन डिटर्जेंट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ये हुआ कि सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा वो टूटता नहीं, जो पर्यावरण को, जैसे प्लास्टिक, जैसे डिटर्जेंट, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ध्यान रखिएगा, उल्लेखनीय है कि साबुन, उल्लेखनीय है कि साबुन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है कौन, साबुन। साबुन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अर्थात सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा, अर्थात सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा यह टूट जाता है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। यह टूट जाता है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। जबकि डिटर्जेंट, जबकि डिटर्जेंट, जबकि डिटर्जेंट, जबकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो सूक्ष्म जीवाणु से नहीं टूटता है, जो सूक्ष्म जीवाणु से नहीं टूटता है, और यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, और यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, और यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। इसको मेरे रूम में ऊपर में रख दीजिए, लास्ट है, लास्ट फैक्ट बता रहे हैं, आप लिखे हुए हैं कॉपी में। रूम खुलेगा ना, रूम खुल जाएगा ना, देखिए आपकी प्रतिभा को। रूम सब नहीं खुल पाता है, चाबी लगा हुआ है लेकिन रूम नहीं खुलता है, हमको देखता है खुल जाता है। ऐसा क्या है, एक दिन जाके खोल के तुम्ही को चाय देने के लिए कहेंगे कि रख के आओ, खोल के आ जाना। सेंसर लगा हुआ है, हम ही को देखता है, सूंघता है पहले, वो चाबी सूंघता है, ठीक है। हाँ, कौन लॉक, तो फेस लॉक लगा। ओ माय गॉड, बाप रे, मेरा विद्यार्थी से बड़ा स्मार्ट है। आगे लिखे, अब इतना शर्माओ मत, ठीक है। तो हम मास्टर भी कम स्मार्ट नहीं है क्या जी, तो जूता उता पहन लेंगे, गोगल्स वोगल्स लगा लेंगे क्या साहब, नहीं है ना, अभी भी लगते हैं। अच्छा धन्यवाद, आना ऊपर में बिस्किट खाने आ जाना, इतना प्रशंसा की हो तो इसी को, चलो सुबह सुबह इतना प्रशंसा किया है तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा घूस में। चलो एक लाइन और लिख देना, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट सोडियम लवण के
दीर्घ चेन बेंजीन सल्फोनिक, आ जाइए, खुल गया, देखो से खुल गया, हमको पता था ये खोल लेगा। डिटर्जेंट सोडियम लवण के दीर्घ चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, या उनमें सोडियम सल्फोनेट की उपस्थिति होती है, या उनमें सोडियम सल्फोनेट की उपस्थिति होती है। किन में? डिटर्जेंट में। और डिटर्जेंट अधिक घोलता है आपके कपड़ा को, अधिक साफ करता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म अणु तक को तोड़ देता है, और जो साबुन नहीं कर पाता है, तो लेकिन साबुन नहीं करता है तो साबुन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है साबुन का उपयोग, लेकिन डिटर्जेंट का उपयोग पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने केमिस्ट्री में ढेर सारे एवरीडे साइंस और जनरल लाइफ से जुड़े हुए जो साइंस है उसको भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि इसको घर पे आज जाकर एक बार पढ़िएगा, तभी आपके ध्यान में रहेगा। नहीं तो मैं कहूंगा कि पिछले दिन मैंने बताया, आप चेहरा एक दूसरे का देखिएगा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग अब केमिस्ट्री में 1-2 क्लास के बाद ये कहने की स्थिति में रहेंगे कि हमारी अंतिम कक्षा है, तो इसलिए तैयार होकर बैठ जाइए और अच्छे से उसको याद कीजिए। आने वाले दिन में 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का टेस्ट भी होगा। तब तक के लिए टेक रेस्ट। 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं और उसके बाद बायोलॉजी की कक्षा होगी। 11:24 हो रहे हैं, 11:30 बजे आपकी कक्षा नेक्स्ट कक्षा होगी। मुझे जितना देर